मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th यूपी बोर्ड के अंतर्गत हिंदी के गद्य सेक्शन में। ये आज पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया एक निबंध है और इसमें एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है और राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन से तत्व हैं जो सहायक होते हैं, उनके बारे में लेखक ने वर्णन किया है और बताया है कि कैसे हम एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं या कैसे एक राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। यह राष्ट्र का स्वरूप के निर्माण में अर्थात राष्ट्र के निर्माण में कौन से तत्व हैं जो सहायक हैं। तो मूलतः इसमें 3 तत्व बताए हैं लेखक ने, भूमि, जन और संस्कृति। भूमि अगर होगी तो भूमि अकेली कोई अर्थ नहीं रखती। भूमि पर रहने के लिए मनुष्य भी चाहिए और यदि मनुष्य हैं और केवल वे रह रहे, उनमें संस्कृति सभ्यता नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है, तो फिर संस्कृति के बिना भी मनुष्य निर्जीव ही माना जाएगा। तो इन तीनों के अभाव में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मूल घटक हैं, मूल बिंदु हैं जो राष्ट्र का स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तो चलिए हम इस निबंध में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र का स्वरूप तो समझें जरा, मैं इस प्रस्तावना को आपको समझाता हूँ। राष्ट्र के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसके 3 अंगों भूमि, जन एवं संस्कृति के समग्र विकास पर बल दिया गया है। यानी अगर राष्ट्र के स्वरूप का पूर्ण निर्धारण करना है तो इन 3 अंग भूमि, जन और संस्कृति का समग्र विकास करना पड़ेगा। भूमि माता अपने सभी पुत्रों का समान भाव से पालन करती है। यहाँ लेखक भूमि को माता और भूमि पर रहने वाले सभी लोगों को पुत्र की संज्ञा देता है। जन राष्ट्र का आधार स्तंभ है और कोई भी राष्ट्र है अगर उसमें जन नहीं यानी लोग नहीं होंगे तो कोई अर्थ नहीं रखता। पृथ्वी पर मानव का विकास असीमित है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य ही मनुष्य धरती पर अपने श्रम एवं कर्म से जन राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। जो संस्कृति और राष्ट्र की आत्मा है, इसे पुष्प की संज्ञा प्रदान की है, यानी संस्कृति एक पुष्प के समान है। इसके अभाव में राष्ट्र की कल्पना बेमानी हो जाती है। लेखक ने ऐसे राष्ट्र की कल्पना की है जहां वर्तमान, भूत एवं भविष्य में एक रूपता हो, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों सम्मिलित रूप में हो। राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन यानी बढ़ोतरी हेतु राष्ट्र के सभी अंगों को पल्लवित एवं पुष्पित होने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी राष्ट्र के मूल्यों के संवर्धन हेतु कि राष्ट्र के मूल्य कैसे बढ़ें, उसके लिए राष्ट्र के जो सभी अंग हैं भूमि, जन और संस्कृति, इनको पल्लवित एवं पुष्पित यानी खिलना और पुष्पित होने के लिए समान अवसर प्राप्त। भूमि जो पहला अंग है राष्ट्र के स्वरूप का, वो है भूमि। भूमि पर बसने वाला जन और संस्कृति और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लेखक ने कहा है भूमि पर बसने वाले लोग, उन लोगों की संस्कृति। संस्कृति का अर्थ हम विचारधारा से ले सकते हैं। व्यक्ति के रहन सहन, तौर तरीके, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति कहलाते हैं। तो इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, अर्थात इन तीनों का मिला हुआ रूप ही राष्ट्र है। लेखक आगे कहता है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यानी जो धरती है उसका निर्माण देवों ने अर्थात ईश्वर ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है और हमें चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। लेखक कहता है कि धरती के भौतिक स्वरूप यानी उसका रूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, समृद्धि यानी उसकी वृद्धि कैसे हो सकती। अब वृद्धि होने का अर्थ है कि उसमें पर्यावरण का पोषण कैसे हो सकता है, उसके प्रति सचेत होना ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति
हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यदि भूमि के हम पार्थिव स्वरूप यानी भूमि का जो मूल रूप है, पार्थिव माने जो धरती, जो भौतिक स्वरूप है भूमि का, अगर उसके प्रति हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे उतनी ज्यादा में राष्ट्रीयता यानी देशभक्ति, नेशनलिटी की भावना जागृत होगी, ये बलवती होगी, मजबूत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब इसका अर्थ समझें। जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश की जो सीमा रेखा है, अगर हम उसको जानते हैं, यानी ये कहें कि हम अपने देश के भूमिगत पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक हैं, तो निश्चय ही हम उसके प्रति एक राष्ट्रीय विचारधारा, एक भावना रखते होंगे, देशभक्ति रखते होंगे। तो जो पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यानी जो राष्ट्रीयता, अगर ऐसी ही देशभक्ति है, राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है, अगर वो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी तो निर्मूल होती है। यानी अगर किसी जगह को हम अपना राष्ट्र कहते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कोई सीमा होगी। यानी अगर कोई भूमि का भाग है तो अगर वो उस भूमि के भाग का कोई नाम नहीं, वो किसी से संबंधित नहीं, किसी राष्ट्रीयता नहीं, तो ऐसी राष्ट्रीयता का कोई मूल नहीं और पृथ्वी का भी कोई मूल नहीं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित। कहने का अर्थ यह है कि जितनी ही ज्यादा राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में गहरी होंगी, अर्थात जितनी ज्यादा पृथ्वी के प्रति हमारी राष्ट्रीयता की भावना हमारे मन में होगी, उतनी ज्यादा वो भाव बढ़ता चला जाएगा। यानी जितना हम अपने राष्ट्र के स्वरूप से परिचित होंगे उतनी ही ज्यादा उसके प्रति हम राष्ट्रीय भावना भी रखेंगे, वो अंकुर फूटता चला जाएगा, हमें खिलता चला, पल्लवित होता चला जाएगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए लेखक कहता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी यानी शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। उसकी सुंदरता को जानना, उसकी उपयोगिता क्या है भूमि की वह जानना, उसकी महिमा, उसका महत्व क्या है यह जानना। अगर ये सब चीजें जानेंगे हम तो निश्चय ही हमें राष्ट्रीयता का उदय होगा। यानी राष्ट्रीयता कहने का अर्थ है राष्ट्र के प्रति अपनेपन का भाव, यह राष्ट्रीयता है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अब राष्ट्रीयता और पृथ्वी के प्रति अपने धर्म को समझना, इस कार्य की पूर्ति यानी हमें अपनी राष्ट्रीयता, पृथ्वी की सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना जो हमारा आवश्यक धर्म है, उसकी पूर्ति, वही जो आवश्यक धर्म यानी जो कर्तव्य है, इसकी पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। कहने का अर्थ विभिन्न प्रकार से होना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का भी संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न यानी उसका हालचाल पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए, अर्थात उसकी देखरेख हमें करनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अगर कोई जागरणशील राष्ट्र यानी जागरूक राष्ट्र है तो पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन उसके लिए बहुत आनंददायक होता है, उसका कर्तव्य भी होता है उस राष्ट्र का। चारों गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। यानी हर प्रकार से हमें अपने पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन पता होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के अंतर्गत जो भी भूमि आती है उसका गांव से लेकर नगरों तक सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। सूत्रपात माने शुरुआत, यानी हमें अपनी भूमि की जानकारी गांवों, शहरों से सब प्रकार से होनी चाहिए। हर जगह से इसका अध्ययन होना चाहिए, यानी एक एक कोना हमें परिचित हो अपने राष्ट्र का, तभी हमें, और जब परिचित होगा ये कोना, हम उसकी जानकारी रखेंगे, उसके प्रति समझ रखेंगे, तो निश्चय ही हमें राष्ट्रीयता की भावना उदित होगी, बढ़ेगी। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो पृथ्वी पर समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी अब अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो हमें, लेखक कहता है उदाहरण के लिए,
पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति, जो मेघ, जो बादल बढ़ाते हैं, उनका भी हमें प्रतिवर्ष बारिश करते हैं, हमारी पृथ्वी को सींच कर चले जाते, तो इनका भी अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है और ये हमारे अध्ययन की परिधि माने सीमा में आते हैं। उन मेघ जलों से परिवर्धित माने बढ़े हुए प्रत्येक तृणलता, तृण माने होता तिनका, लता माने लता, और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। यानी अब जो बादल, जो मेघ, जो बादल जो जल बरसा देते हैं, उससे जो तिनका वगैरह, घास वगैरह, लताएं वगैरह जो बढ़ती हैं, वनस्पति बढ़ती हैं, उन सब का भी परिचय हमें प्राप्त होना चाहिए। यानी हर प्रकार से पृथ्वी के अंतर्गत जो जो आता है, हर कुछ स्थावर जंगम, हर प्रकार की वस्तुएं, चीजें, वनस्पति, लता, तृण, घास, हर चीज का हमें अध्ययन करना चाहिए। ये सब हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यानी सब प्रकार से जब भूमि का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, वनस्पति का, हर चीज का, मेघों का, जल का, हर चीज का अध्ययन करेंगे, तो निश्चय ही जो बहुत समय से हमारा हृदय जो शून्य में विलीन है और जहाँ ज्ञान रूपी अंधकार है, वहाँ एक नया उजाला आ जाएगा। हमारे ज्ञान के कपाट यानी किवाड़े खुल जाएंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, निधियां माने खजाने, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब धरती को वसुंधरा कहते हैं, यानी जिसकी कोख में, धरती के अंदर, कोख माने धरती के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ, सोना, हीरा, मोती, सब कुछ व्याप्त है, इसलिए धरती को वसुंधरा कहते हैं। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। यानी सब लोग चाहेंगे कि धरती के इन अमूल्य नदियों के बारे में जाने। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पोषण मिलने का अर्थ है कि पृथ्वी ने अपने अंदर तमाम प्रकार की धातुओं को आश्रय दे रखा है। जैसे माता गर्भ में शिशु का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी जो बहुत सारी अमूल्य निधियां पृथ्वी की कोख में व्याप्त हैं, उसका भी पोषण करती है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। दिन रात, अब जो नदियां दिन रात बहती हैं, वे धीरे धीरे करके, जब पहाड़ों से नदियां बहती हैं तो पहाड़ों को बहुत धीरे धीरे पीसती हुई अर्थात काटती हुई चली जाती हैं। उससे बहुत प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है और इन्हीं मिट्टियों से पृथ्वी की देह यानी शरीर सजता है। यानी अब शरीर सजने का अर्थ है कि पर्वत से धीरे धीरे जो मिट्टी बहकर आती है, वही मैदानों में जाकर उपजाऊ भूमि का कार्य करती है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, अभ्युदय माने उन्नति के लिए, इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें आर्थिक अभ्युदय अर्थात अर्थ के रूप में धन के क्षेत्र में उन्नति करना है, तो हमें देश के खनिज पदार्थों की, भूमि के अंदर, जिसके कारण भूमि को वसुंधरा कहा जाता है, भूमि के अंदर कौन कौन सी धातुएं, बहुमूल्य निधियां, उन सब की जानकारी हमें होना आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से समारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रति जाते हैं। यानी पृथ्वी की गोद में बहुत सारे पत्थर, जड़ पत्थर माने कहने का मतलब कई प्रकार की चट्टानें, जिनको जब शिल्पी संवारता है अपनी कारीगरी से, तो वो अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब सुंदर प्रतीत होने लगते हैं। जैसे नाना प्रकार के टाइल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, सब पहाड़ों से ही तो लाए जाते हैं, जिनको बड़े सौंदर्य से उनकी कढ़ाई होती है। आगे देखें, नाना भांति के अनगढ़ नग, नग माने रत्न, बिंद की नदियों ने प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। अब बिंद की नदियां, बिंद पर्वत के आसपास या वहां से जो नदियां निकलती हैं, तो बिंद के आसपास जो नदियां हैं, उनके प्रवाह में बहुत सारे नग यानी बहुमूल्य रत्न, नग माने रत्न, अनगढ़ नग यानी जिनको अभी गढ़ा नहीं गया, जो अपने मूल स्वरूप में है, जब वे गढ़े जाते हैं तो उनको सुंदर आकार दिया जाता है। तो वे बिंद की नदियों के आसपास वे रत्न, जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है तो वे चिलकते हैं अर्थात चमकते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं अर्थात उनको ढालते हैं, अच्छा उनका आकार बनाते हैं, एक सौंदर्य
मई रूप उनको जब देते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। अर्थात वे रत्न फिर जब कुशल कारीगर के हाथ में आते हैं और कारीगर उनको गढ़ता है अच्छे से, तब उनके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उनकी शोभा बढ़ जाती है, सुंदरता उनमें